2 और 3 दिसंबर की रात को सभी लोग चैन से अपने घर पर सो रहे होते हैं। तभी अचानक से उनकी आंखों में जलन, पेट में दर्द, उल्टी, सांस लेने में प्रॉब्लम और दम घुटने लगता है। जब लोग अपने घरों से बाहर निकलकर देखते हैं तो पाते हैं कि आसपास के सभी लोगों को सेम प्रॉब्लम हो रही है। देखते ही देखते लाखों लोगों को सेम प्रॉब्लम हो जाती है और अगली सुबह तक सभी हॉस्पिटल पूरी तरीके से भर जाते हैं और बेड की कमी पड़ जाती है। टोटल 15,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवाते हैं और 5 लाख से भी ज्यादा लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भोपाल गैस त्रासदी की। लेकिन उस रात आखिर हुआ क्या? Has killed at least 1,600 people, and they say another 50,000 people may suffer serious after effects. Hundreds of thousands more were injured, many of them children. भोपाल में एक इंडस्ट्री थी UCIL नाम की, जो पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक बनाती थी, जिसने अपने प्रोडक्ट का नाम रख रखा था सेविन और इसका केमिकल नेम है कार्ब अराइड। उस रात आखिर कौन सी गैस और कैसे गैस रिलीज हुई, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि वो कार्ब अराइड यानी सेविन कैसे बनाते थे। इसके लिए कंपनी सबसे पहले मिथाइल अमीन को फोस्जीन के साथ रिएक्ट करती थी, जिससे हमें मिलता था MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनेट। उसके बाद 1-नेप्थोल को मिथाइल आइसोसाइनेट के साथ रिएक्ट करते थे, जिससे हमें मिलता था कार्ब अराइड। यहाँ पर हमने फोस्जीन और MIC को हाईलाइट करना है। फोस्जीन एक हाईली टॉक्सिक केमिकल है जिसका वर्ल्ड वार 1 में केमिकल वेपन की तरह प्रयोग किया गया था। 1981 में UCIL का ही एक वर्कर पाइप की मेंटेनेंस के दौरान फोस्जीन के कांटेक्ट में आ जाता है और वो पैनिक में अपना गैस मास्क निकाल देता है, जिसके कारण वो 3 दिन में अपनी जान गंवा देता है। फोस्जीन फेफड़ों के अंदर तक जाकर हमारी मेम्ब्रेन को डैमेज कर देती है, जिसके कारण फेफड़ों में ब्लड चला जाता है और हमारी जान चली जाती है। लेकिन उस रात जिस गैस के कारण इतने लोगों की जान गई उसका नाम था MIC, जो मिथाइल अमीन और फोस्जीन की रिएक्शन के बाद मिलता था। UCIL 1969 में इंडिया में आई और 10 साल तक उन्होंने बाहर से MIC को इंपोर्ट किया, लेकिन 1979 में उन्होंने इंडिया में MIC प्रोडक्शन को स्टार्ट किया। MIC को 3 अंडरग्राउंड टैंक्स में रखा जाता था, जिसकी कैपेसिटी थी 68,000 लीटर और इनके नाम रखे गए थे E610, E611 और E619। UCC की सेफ्टी रेगुलेशन के अनुसार ये टैंक 50% एम्प्टी होने चाहिए, क्योंकि हर टैंक को इनर्ट नाइट्रोजन गैस से प्रेशराइज किया जाता था ताकि MIC को आसानी से पंप आउट किया जाए और MIC को मॉइस्चर और इम्प्योरिटी से दूर रखा जाए। लेकिन लेट अक्टूबर 1984 में E610 टैंक नाइट्रोजन गैस के प्रेशर को इफेक्टिवली कंटेन नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण MIC को पंप आउट नहीं किया जा सकता था। और इस फेलियर के दौरान इस टैंक में 42 टन लीटर MIC थी, जो 50% से बहुत ज्यादा थी। तो इसी मेंटेनेंस के दौरान इन्होंने फ्लेयर टावर को भी बंद कर दिया ताकि वो एक जंग लगे पाइप को बदल सके। लेकिन नवंबर 1984 में बिना फ्लेयर टावर ठीक किए इन्होंने MIC की प्रोडक्शन को दोबारा स्टार्ट कर दिया। अब हम आते हैं 2 दिसंबर की उस भयानक रात को, जिसके कारण इतने लोगों की जान गई। रिसेंटली केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट को MIC टैंक के साथ एक जंपर लाइन के साथ कनेक्ट किया था ताकि काम को ज्यादा और जल्दी किया जा सके। उस रात जब केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट की पाइपलाइन को साफ करने के लिए एक वर्कर ने उसमें पानी डाला, लेकिन दूसरी तरफ गंदगी फंसने के कारण वो पानी आगे जाने की बजाय पीछे आकर MIC टैंक में जाकर मिल गया। और मैं आप सभी को बता दूं, अगर उस रात उस MIC टैंक के अंदर अगर पानी नहीं जाता तो उस दिन इतने लोगों की जान नहीं जाती, क्योंकि MIC और वाटर की जो रिएक्शन होती है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, मतलब उसमें से बहुत ही ज्यादा हीट निकलती है और उस हीट निकलने के कारण वो रिएक्शन और तेज होती है और ज्यादा हीट निकलती है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को मैं आपको एक वीडियो की हेल्प से दिखाना चाहूंगा। अभी मैंने आपको बताया कि MIC टैंक के अंदर वाटर एंटर कर जाता है, जिसके कारण एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तभी नेक्स्ट शिफ्ट 11 बजे आती है और उसका एक एम्प्लॉय नोट करता है कि E610 का प्रेशर नॉर्मल से 5 गुना ज्यादा यानी कि 10 PSI है। तो वो जाकर अपने सीनियर्स को बताता है, तो उन्हें लगता है कि ये एक इंस्ट्रूमेंट सही से काम नहीं कर रहा है। लेकिन 11:30 बजे के पास वहां पर वर्कर्स की आंखों में जलन होने लगती है और कुछ वर्कर्स एक येलोइश कलर के लिक्विड को लीक होता हुआ देखकर अपने सुपरवाइजर को बताते हैं। लेकिन सुपरवाइजर ने इसको ज्यादा सीरियस नहीं लिया और उन्होंने कहा कि पहले हम टी ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम इस लीक को देख लेंगे। उन्होंने 12:15 बजे अपना टी ब्रेक लिया और जब वो 15 से 20 मिनट बाद वहां पर आए तो उन्होंने आकर E610 का प्रेशर देखा तो वो 55 PSI था, जो बहुत ही ज्यादा यानी अपने मैक्सिमाइज पर था।
और देखते ही देखते 45 टू 60 मिनट में 30 टन MIC एस्केप कर जाती है एटमॉस्फेयर में। और उस दिन शायद लोगों की किस्मत खराब थी कि हवाएं भोपाल के अंदर की तरफ चल रही थी और सारी की सारी गैस लोगों के घरों तक चली गई, जिसके कारण इतने लोगों की जान गई। MIC बहुत ही डेंजरस गैस है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वाटर के साथ रिएक्ट करती है। तो जब लोग इसे कम अमाउंट में सूंघते हैं तो ये सबसे पहले आपके नम बॉडी पार्ट्स पर जैसे कि आंख, गला, मुंह, श्वास नली आदि पर अटैक करेगी और अधिक मात्रा में सूंघने के कारण ये फेफड़ों के उन हिस्सों में चली जाएगी जहां पर ब्लड ऑक्सीजन के साथ घुलता है। तो अब हमारे मन में एक सवाल ये उठता है कि अगर इस इंडस्ट्री के अंदर इतने टॉक्सिक केमिकल यूज किए जा रहे थे तो क्या यहाँ पर कोई सेफ्टी डिवाइस नहीं थी, बल्कि यहाँ पर 4 सेफ्टी डिवाइसेस थी। सबसे पहले था फ्लैट आवर, जो मैंने आपको बताया कि उसको मेंटेनेंस के लिए दिया गया था, लेकिन उसको ठीक किए बिना ही MIC की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी थी। दूसरा था वेंट गैस स्क्रबर, जो 19 किलो पर आवर MIC को न्यूट्रलाइज कर सकता था, लेकिन इनसफिशिएंट कास्टिक सोडा होने के कारण इसको भी स्टैंड बाय मोड पर रखा हुआ था। तीसरा था रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और इसको कूल रखना होता है, तो इसके लिए रेफ्रिजरेशन सिस्टम था, लेकिन मई 1984 में इसको भी बंद कर दिया गया। तीसरा था वाटर स्प्रेइंग सिस्टम। 3 दिसंबर को इसको 1 बजे के पास ऑन भी किया गया था, लेकिन ये मैक्सिमम 15 मीटर तक की हाइट तक ही जाता था, बल्कि जो MIC गैस रिलीज हुई थी वो 50 मीटर की हाइट तक रिलीज हुई थी। और इस इंडस्ट्री में तो सेफ्टी की धज्जियां उड़ा रखी थी। अगर ये सभी सेफ्टी डिवाइसेस काम करती तो शायद काफी लोगों की जान बच सकती थी। और इस MIC के कारण आज भी पैदा होने वाले बच्चे विकलांग पैदा होते हैं और कैंसर जैसी बीमारियों के साथ पैदा होते हैं। धन्यवाद।